हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे सीटेट एसएसटी पेपर 2 के बारे में। और ये 7th क्लास का क्या है तो ज्योग्राफी है। और चैप्टर कितना है तो 7th है। और इस चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों तो मानवीय पर्यावरण, बस्तियाँ और परिवहन एवं संचार। इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। क्या करेंगे आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को ऐसा वीडियो हमेशा भी मिलते रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर है कि आप पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक मानव भोजन, वस्त्र एवं आवास के लिए पूर्ण रूप से प्राकृतिक पर निर्भर था। लेकिन समय के साथ उसने नए कौशल विकसित करके खाद्य पदार्थ का उत्पन्न, घर बनाने, यातायात एवं संचार के बेहतर साधनों का विकास किया। इस प्रकार उसने अपने आवास के वातावरण को अपने अनुकूल बनाया। क्या क्या अनुकूल बनाया। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों बस्तियाँ के बारे में देखते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं, वे स्थान जहाँ भवन अथवा बस्तियाँ विकसित होती है उसे बसवा स्थान कहते हैं। क्या स्थान कहते हैं तो बसवा स्थान कहते हैं। और आदर्श बसवा स्थान के चयन के लिए प्राकृतिक दशाएं, अनुकूल जलवायु होना चाहिए, जल की अस्वच्छता होना चाहिए, उपलब्धता, और फिर उपयुक्त भूमि और उपजाऊ मिट्टी, ठीक है ना। समझ गए। अब यहाँ पर बस्ती देखिए, वे स्थान जहाँ लोग अपने लिए घर बनाते हैं। क्या करते हैं बस्तियाँ, उसे कहते हैं वे स्थान जहाँ लोग अपने लिए घर बनाते हैं। प्रारंभिक मनुष्य वृक्षों एवं गुफाओं में निवास करते थे। क्या करते थे, जब प्रारंभिक में मनुष्य क्या करते थे तो वृक्षों एवं गुफाओं में क्या करते थे, निवास वो लोग करते थे। और जब उन्होंने फसलें उगाना आरंभ किया तो उनके लिए एक जगह अस्थाई घर बनाना आवश्यक हो गया। मतलब एक जगह वो खेती करते थे तो उस खेती को देखभाल के लिए उसको क्या करना पड़ा, एक ही जगह उसको घर भी बनाना पड़ा दोस्तों। क्या करना पड़ा तो घर भी बनाना पड़ा एक ही जगह, ठीक है ना, आवश्यक हो गया। और बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट हुआ। मतलब जहाँ पर ये नदी है उसी के अगल बगल में क्या हुआ, बस्तियों का विकास हुआ। क्योंकि वहाँ पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था। मतलब जल के लिए वो नदी के किनारे ही वो बसना स्टार्ट किए, ठीक है ना। एवं भूमि उपजाऊ थी। क्या थी वहाँ पर, भूमि भी क्या थी तो उपजाऊ थी। व्यापार, वाणिज्य एवं निर्माण के विकास के साथ ही मानव बस्तियाँ बड़ी होती गई। क्या होती गई, बड़ी होती गई। मतलब छोटे से क्या होते चले गए, वो बड़े होते चले गए, ठीक है ना। नदी घाटी के निकट बस्ती पनपने लगी। क्या करने लगी तो पनपने लगी। और सभ्यता का विकास हुआ। क्या हुआ, सभ्यता का विकास हुआ। क्या आपको सिंधु, टिग्रिस, नील एवं हवांग ही नदियों के किनारे विकसित हुई सभ्यताओं के नाम याद है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, बस्तियाँ अस्थाई या अस्थाई हो सकती है। मतलब अस्थाई और अस्थाई भी हो सकते हैं। अस्थाई का मतलब कुछ दिन के लिए रहे फिर यहाँ से दूसरी जगह चले गए, और अस्थाई के मतलब यहीं पर परमानेंटली रह गए, ठीक है ना। जो बस्तियाँ कुछ समय के लिए बनाई जाती है उन्हें अस्थाई बस्तियाँ कहते हैं। मतलब मान के चलिए 2 महीना 3 महीना के लिए यहाँ पर रहें, उसके बाद यहाँ से फिर दूसरी जगह जा करके फिर बना करके रहना स्टार्ट कर दिए, ठीक है ना। तो उसको क्या कहेंगे तो अस्थाई कहेंगे, अस्थाई बस्तियाँ कहेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों, अस्थाई बस्तियाँ कहते हैं। फिर नेक्स्ट है कि बस्तियाँ कुछ समय के लिए बनाई जाती है उन्हें अस्थाई बस्तियाँ कहते हैं। और घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों तथा पर्वतों के निवास अक्सर अस्थाई बस्तियों में रहते हैं। कहाँ पर है तो जहाँ पर गर्म और ठंडे रेगिस्तान है
वहाँ पर पर्वत है, उसमें क्या होता है कि अस्थायी बस्तियाँ बसते हैं। क्या करते हैं? अस्थायी बस्तियाँ बसते हैं। वहाँ पर अस्थायी बस्तियाँ नहीं बसते हैं, मतलब कुछ दिन के बाद रहते हैं, फिर कुछ दिन के बाद वहाँ से चले जाते हैं, रहते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है? तो आखेटक रहते हैं, संग्रह, स्थानांतरित कृषि एवं ऋतु प्रवास करते हैं। यद्यपि अधिकांश बस्तियाँ आज अस्थायी बस्तियाँ हैं, मतलब अधिकांश ऐसे बस्तियाँ हैं जो कि आज अस्थायी बस्तियाँ बन चुके हैं पर्वत के किनारे या पर्वत के पास भी, ठीक है ना। फिर बस्तियों में लोग रहने के लिए घर बनाते हैं। क्या करते हैं? जब बस्ती अस्थायी बस्तियाँ जब बनाने लगते हैं तो वहाँ पर रहने के लिए उसमें घर बनाना पड़ता है, तो वह घर बनाते हैं, ठीक है ना। ये मानव बस्तियां हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस घर को इस चित्र के माध्यम से, ठीक है। अब यहाँ पर एक लड़की की कहानी है, उसको आप थोड़ा सा अच्छा से देखिए। उससे पहले आप लोग यहाँ देखिए, ठीक है ना। तो ऋतु प्रवास, ऋतु प्रवास किसे कहते हैं? तो लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं दोस्तों। जो लोग पशु पालते हैं वे मौसम में परिवर्तन के अनुसार नए चरागाहों की खोज में निकल जाते हैं। क्या करते हैं वो लोग? जो पशु पालते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह और मौसम के अनुसार क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह वो चले जाते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो ऋतु प्रवास कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। क्या कहते हैं? तो ऋतु प्रवास कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर एक लड़की की यहाँ पर गया मेरी क्या है, तो ये मेरी का जन्मदिन था। क्या था? मेरी का जन्मदिन था। तो केक काटने के लिए वह अपने मित्रों के साथ गुरुप्रीति की प्रतीक्षा कर रही है। किसका प्रतीक्षा कर रही है? तो गुरुप्रीति का प्रतीक्षा कर रही है। और आखिरकार थकी, खांसती और हाँफती हुई गुरुप्रीति पहुंची। क्या करें? गुरुप्रीति पहुंच गई। उसने बताया कि अत्यधिक यातायात जम था। मेरी की माँ मिसेज थॉम्स ने गुरुप्रीति की पीठ थपथपाकर गहरी सांस भरी। ओह, हमारे शहर में बहुत प्रदूषण है। क्या है? हमारे शहर में बहुत प्रदूषण है। प्रसाद हाल ही में गांव में आया था, मतलब प्रसाद लड़का का नाम था और ये गांव में आया था फिलहाल। उसने पूछा, शहरों में इतना प्रदूषण तथा यातायात जाम क्यों होता है? शहरों में बढ़ती आबादी के कारण दिन प्रतिदिन वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है। मेरी के पिता भी, थॉम्स ने कहा। मेरी ने पूछा, तब लोग शहर क्यों आते हैं? उसकी माँ ने उत्तर दिया, वे यहाँ नौकरी, बेहतर शिक्षा एवं चिकित्सा सुविधा की तलाश में आते हैं। मेरी ने फिर पूछा, यदि इतनी अधिक संख्या में लोग शहर में आते रहेंगे तो ये सारे लोग कहाँ रहेंगे? थॉमस ने कहा, यही कारण है कि अत्यधिक संख्या में गंदी बस्तियां एवं अवैध कब्जे वाली बस्तियां दिखाई देती हैं, जहां लोग भीड़ भाड़ एवं अस्वास्थ्यकारी परिस्थितियों में रहते हैं। शहरों में जल एवं विद्युत की कमी एक सामान्य समस्या है। प्रसाद ने कहा, हमारे गांव में बड़े सिनेमा घर, अच्छी सुविधाओं वाले स्कूल एवं अच्छे अस्पताल नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी खुली भूमि एवं सांस लेने के लिए ताज़ी हवा मिलती है। जब मेरे दादाजी बीमार थे तो उसको शहर के अस्पताल में लाना पड़ा। क्या करना पड़ा? शहर के अस्पताल में लाना पड़ा। नेक्स्ट है दोस्तों, ऊपर दिए गए संवाद से बस्तियों के दो विभिन्न चित्रण हमारे सामने आते हैं। ग्रामीण एवं शहरी बस्तियां। कौन कौन सा बस्तियां? तो ग्रामीण एवं शहरी बस्तियां। शहरी बस्तियां, गांव यानी ग्रामीण बस्ती होती है। गांव का मतलब हो गया ग्रामीण बस्ती, जहां लोग कृषि, मत्स्य पालन और वानिकी और दस्तकारी एवं पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं दोस्तों। और ग्रामीण बस्ती सघन या
प्रकीर्ण हो सकते हैं, सघन या प्रकीर्ण हो सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये दोनों क्या है, तो बस्तियाँ हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क है। अब क्या फ़र्क है, तो यहाँ पर घन सघन है और यहाँ पर प्रकीर्ण है, मतलब ये पर्वतीय के किनारे है और ये मैदानी इलाका जैसे में है, ठीक है। और इसमें घने बस्तियाँ हैं और इसमें बहुत दूर दूर में घर है हो सकते हैं। सघन बस्तियों में घर पास पास होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं एकदम पूरा एकदम क्या है, तो टच जैसा घर है, ठीक है ना, होते हैं, बने होते हैं। और प्रकीर्ण बस्तियों में लोग के घर दूर दूर व्यापक क्षेत्र में फैले होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना दूर दूर में है, ठीक है ना, व्यापक फैले होते हैं। इस प्रकार को बस्तियों मुख्यतः पहाड़ क्षेत्रों या घने जंगल एवं अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। क्या कहती है, तो जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है या पर्वत के में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। क्या करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छत बनाते हैं। जिन स्थानों में वर्षा के समय क्या होता है, तो जल का जमाव होता है। क्या होता है दोस्तों, तो जल का जमाव होता है, वहाँ ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा स्लिट का है ये स्टिल्ट पर घर बनाए जाते हैं। गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर बनाए जाते हैं, जिनकी छतें फूस की बनी होती है और स्थानीय सामग्री जैसे पत्थर, पंक, चिकनी मिट्टी और तृण आदि का उपयोग घर बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है कि नगरीय बस्तियों में नगर छोटी एवं शहर उससे बड़ी बस्तियां होती है। क्या होती है, शहर में उससे बड़ी बस्तियां होती हैं। आप यहाँ पर इस चित्र के देख सकते हैं, ये है ईस्ट लट पर मकान, ठीक है ना। व्यापार एवं सेवा क्षेत्रों में कार्यरत होते हैं और अपने राज्य के कुछ गांवों, नगरों एवं शहरों के नाम लिखें। अब यहाँ पर परिवहन के देख लीजिए दोस्तों, ठीक है ना। और ये क्या घर है, तो ये बर्फ का घर है, ये बर्फीली घर है। ये इसको आप देखिए, आप बर्फ से बने आवास कहाँ देखे हैं, तो ये कहाँ मिलेगा, तो ये मिलेगा कहाँ पर, तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये सब में ये ऐसा घर मिलेगा, ठीक है ना। परिवहन लोगों एवं सामान के आवागमन के साथ होते हैं और पुराने समय में अधिक दूरी की यात्रा करने पे अत्यधिक समय लगता है। क्या करता है, अधिक समय लगता है। उस समय लोग पैदल चलते थे। क्या करते थे दोस्तों, तो उस समय लोग पैदल चलते थे और अपने सामान को ढोने के लिए पशुओं का उपयोग करते थे। क्या करते थे, तो पशुओं का उपयोग करते थे। और पहिए की खोज से परिवहन आसान हो गया। क्या हो गया, आसान हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों कि समय के साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास होता गया। क्या हो गया, जैसे जैसे परिवहन के ये क्या हुआ, तो विभिन्न साधनों का विकास होते गया। लेकिन आज भी लोग परिवहन के लिए पशुओं का उपयोग करते हैं। आज भी लोग बहुत जगह उपयोग करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं यातायात के साधन के रूप में ये घोड़ा गाड़ी है। देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये घोड़ा गाड़ी है, ठीक है ना। बैलगाड़ी हो गया, ऊंट गाड़ी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये चित्र में दिखाया गया है घोड़ा गाड़ी, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि हमारे देश में सामान्यतः गधे, खच्चर, बैल एवं ऊंट का उपयोग किया जाता है। कौन कौन सा, तो गधे, खच्चर, बैल ऊंट का उपयोग किया जाता है। और दक्षिण अफ्रीका में एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा का उपयोग किया जाता है। दोस्तों कहाँ लामा का उपयोग किया जाता है, तो दक्षिण अफ्रीका के एंडीज पर्वत के क्षेत्र में, ठीक है ना, उपयोग किया जाता है। उसी तरह होता है जैसे तिब्बत में याक
का उपयोग किया जाता है। तिब्बत में किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? तो याक का उपयोग किया जाता है। प्रारंभ में अन्य देशों के व्यापारियों को भारत पहुंचने में अनेक महीने लग जाते थे। कितने महीने लग जाते थे? तो बहुत सारे महीने लग जाते थे। वे समुद्री मार्ग से या थलीय मार्ग से आते थे। कहाँ? तो समुद्री मार्ग से या थलीय मार्ग से आते थे। हवाई यात्रा ने परिवहन को द्रुत बना दिया। आज भारत से यूरोप की यात्रा करने में केवल 6 से 8 घंटे का समय लगता है। कितने घंटे का दोस्तों? तो 6 से 8 घंटे का समय लगता है। कहाँ? तो भारत से यूरोप के लिए, ठीक है ना। इस प्रकार परिवहन के आधुनिक साधन समय एवं ऊर्जा की बचत करते हैं। क्या करते हैं? समय एवं ऊर्जा की बचत करते हैं। पर ये महंगा साधन है दोस्तों, ये सस्ता साधन नहीं है। अगर इसमें पूछेगा कि सस्ता साधन कौन है तो वहाँ पर रेल रहेगा, रेल मार्ग, तो वो रेल मार्ग सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों कि परिवहन के 4 मुख्य साधन हैं। कौन कौन सा है 4 मुख्य साधन दोस्तों? तो पहला है कि सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग एवं वायु मार्ग। 4 मार्ग है। तो कौन कौन सा है? तो सड़क मार्ग, रेल मार्ग और जल मार्ग और वायु मार्ग। सड़क मार्ग सड़क में चलने वाला, रेल मार्ग जो ट्रेन है वो, और जल मार्ग जो जल में चलने वाला, और वायु मार्ग जो हवाई जहाज है, ठीक है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए दोस्तों, भारत में अनेक राष्ट्रीय एवं राज्य मार्ग है। भारत में एक्सप्रेस राजमार्ग है। भारत में एक्सप्रेस राजमार्ग का निर्माण नवीनतम है। स्वर्ण चतुर्भुजीय, क्या है? चतुर्भुजीय महाराष्ट्र, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। क्या क्या को जोड़ता है? तो कोलकाता को जोड़ता है। देखिए दोस्तों, ये क्या है? ये भारत है मान के चलिए, ठीक है ना। तो किस किस का जोड़ता है? तो यार ये क्वेश्चन एक बार नहीं बल्कि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट भी हो चुका है दोस्तों, इसीलिए इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो चेन्नई जोड़ता है। तो कहाँ कहाँ जोड़ता है? तो महाराष्ट्र, चेन्नई और कोलकाता जोड़ता है। तो यहाँ हो गया कोलकाता, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया और जोड़ता है, ठीक है ना। ऐसे जोड़ता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सड़क मार्ग, ठीक है। चलिए सड़क मार्ग देखते हैं। कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मार्ग सड़क है। क्या है? सबसे अधिक जो उपयोग हो रहा है वो किस मार्ग में हो रहा है? तो इस सड़क मार्ग में हो रहा है। किस मार्ग में हो रहा है? तो सड़क मार्ग में हो रहा है, ठीक है। सड़क मार्ग में सड़क है और सड़कें पक्की एवं कच्ची हो सकती है, मतलब पक्की हो सकती है और कच्ची भी हो सकती है। मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल बिछा है। क्या है? मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल बिछा है। और मरुस्थलों, वनों एवं ऊंचे पर्वत जैसे स्थानों पर भी सड़कें बनी हुई हैं। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है दोस्तों। क्या है? तो सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। कहाँ का दोस्तों? तो ये है हिमालय का और ये मनाली लेह राजमार्ग है, ठीक है ना। उसका बाद है कि भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग कहते हैं। जो भूमिगत सड़क है उसे भूमिगत मार्ग भी कहते हैं। और फ्लाईओवर स्थित संरचनाओं के ऊपर बनाए जाते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर इस चित्र को देखिए, एक चित्र है कच्ची सड़क का और एक चित्र है पक्की सड़क का। तो दोस्तों ये है पक्की सड़क का और ये है कच्ची सड़क का, ठीक है ना। तो ये कच्ची सड़क के रास्ते कैसे दिख रहे हैं और ये पक्की सड़क के रास्ते कैसे दिख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब है रेल मार्ग। क्या है दोस्तों? तो रेल मार्ग है, ठीक है ना। रेल मार्ग है तो यहाँ पर है कि रेल मार्ग के द्वारा, क्या है? रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से एवं कम खर्च में लोगों का आवागमन एवं भारी सामान को ढोने का कार्य होता है। वाष्प के इंजन की खोज एवं औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन के तीव्र विकास में सहायता प्रदान की और डीजल एवं विद्युत इंजनों ने व्यापक रूप से
वाष्प के इंजनों का स्थान ले लिया। क्या किया? वाष्प के इंजनों का स्थान ले लिया। सुपर फाइटर रेलगाड़ियों से परिवहन की गति और तीव्र हो गई है। मैदानी भागों में रेल मार्गों का जाल व्यापक रूप से फैला है। कहाँ पर? तो मैदानी इलाकों में, ठीक है ना। मैदानी जो इलाका है उसमें रेल मार्गों का जाल व्यापक रूप से क्या है? तो फैला है। उन्नत प्रौद्योगिकी कौशल से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेल मार्ग बनाना संभव हो गया है। क्या है? पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेल मार्ग बनाना संभव हो गया है दोस्तों, लेकिन इनकी संख्या काफ़ी कम है। मतलब मैदानी इलाका से ये पर्वतीय इलाका जो है, पहाड़ी इलाका, इसमें कम है, इसका जनसंख्या, इसमें संख्या कम है, काफ़ी कम है। जैसे मैदानी वाला ने पूरे ऊबड़ खाबड़ नहीं रहता है तो उसमें हर जगह बिछा दिया जाता है पटरी पर। ये सब पर्वतों या पहाड़ियों में नहीं बिछा जाता, उसको पूरी तरह से बना करके बिछा जाता है, पर मैदानी इलाका से काफ़ी कम रहता है। भारतीय रेल मार्गों का जल भली भांति विकसित है। यह एशिया में सबसे बड़ा है। क्या है? एशिया में ये सबसे बड़ा है दोस्तों। क्या है? एशिया में तो सबसे बड़ा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है? तो जायनिंग से लहासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है। कितना ऊंचाई पर? तो 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, जिसका सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से 5072 मीटर है। कितना है? तो 5072 मीटर है, जो कि आप ये रेलगाड़ी यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रहा है दोस्तों। ठीक है ना। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? तो यहाँ पर देखिए कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो पश्चिमी रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से फ्रांस महासागर के तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक जाता है। ये रास्ता सबसे लंबी है, ये रेल मार्ग। और इस रेल मार्ग का नाम क्या है दोस्तों? तो ये है ट्रांस साइबेरियन। ठीक है ना। अब ये डॉट जो दिख रहा है, ये डॉट ये है, इसमें दिखाई दे रहा है, ये क्या है? तो ये विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है। क्या है? तो विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है। ठीक है। और ये क्वेश्चन भी आ चुका है दोस्तों। ठीक है ना, इसलिए याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कि जल मार्ग। हम लोगों ने सड़क मार्ग देखा, रेल मार्ग देखा, अब हम लोग जल मार्ग देखेंगे। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक समय में परिवहन के लिए जलमार्ग का उपयोग किया जाता था। अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता साधन होता है। क्या होता है? जलमार्ग ढोने के लिए सबसे सस्ता साधन होता है। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अंतर्देशीय जलमार्ग एवं समुद्री जलमार्ग। अब अंतर्देशीय जलमार्ग क्या है और समुद्री जलमार्ग क्या है, चलिए देखते हैं। तो नाव, नदियों एवं झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। जैसे छोटे छोटे नदियां हैं, झीलें हैं, उसमें ये अंतर्देशीय जलमार्ग का काम होता है। ठीक है ना। ये महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग है। गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी हो गया, तंत्र उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक एवं अफ्रीका में नील नदी। ठीक है। और समुद्र एवं महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापार, माल एवं सामान को एक देश से दूसरे देश, क्या देश तो दोस्तों? तो एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए करते हैं। क्या करते हैं? पहुंचाने के लिए करते हैं। ठीक है ना। ये पहुंचाने के लिए करते हैं। ये मार्ग पतनों से जुड़े होते हैं। विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पतन हैं। एशिया में सिंगापुर एवं मुंबई, उत्तर प्रदेश अमेरिका, उत्तर में क्या है? तो अमेरिका में न्यूयॉर्क एवं लॉस एंजिल्स, दक्षिण अमेरिका में रियो डी जेनेरियो और अफ्रीका में डरबन एवं केप टाउन, ऑस्ट्रेलिया में
सिडनी, यूरोप में लंदन। ठीक है, नेक्स्ट है कि यूरोप में लंदन। अब यहाँ पर इसे देख सकते हैं, ये क्या है, तो ये चित्र है दोस्तों कि अंतर्दृष्टि जलमार्ग है। ठीक है ना, ये जैसे छोटे छोटे नदियाँ हैं, उस नदियाँ से पार करने में ये काम आते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं हम लोग वायु मार्ग। अब हम लोगों ने सड़क मार्ग, रेल मार्ग और कौन सा मार्ग देखे, तो जल मार्ग देखे। ठीक है ना, अब हम लोग वायु मार्ग देखेंगे। क्या देखेंगे, तो वायु मार्ग देखेंगे। और इससे क्वेश्चन बनता है दोस्तों, अगर इसमें चारों में से कोई आएगा और बोलेगा कि सबसे सस्ता साधन कौन सा है, तो रेल मार्ग होगा। ठीक है ना, और सबसे महंगा, तो महंगा होगा वायु मार्ग। 20वीं सदी के आरंभ में विकसित यह परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है। क्या है, यह परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है। और ईंधन की लागत अधिक होने के कारण यह सर्वाधिक महंगा साधन है। क्या है, महंगा साधन है। ईंधन की लागत अधिक होने के कारण ये क्या है, तो ये महंगा साधन है दोस्तों। वायु यातायात खराब मौसम जैसे कोहरे एवं तूफान से कुप्रभावित होती है। मतलब ये कोहरे और तूफान से ये कुप्रभावित होती है। यह यातायात का अकेला साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम एवं दुरूह स्थानों तक पहुंच सकता है। मतलब ये कोई भी स्थान तक को पहुंच सकता है, और विशेष रूप से जहां सड़क एवं रेल मार्ग नहीं है। कहाँ, तो जहां पर सड़क नहीं है, रेल मार्ग नहीं है, वहां पर क्या करता था, हेलीकॉप्टर आगमन स्थानों एवं संकटकालीन स्थितियों में लोगों को बचाने एवं भोजन, जल, कपड़े एवं दवाई बांटने के लिए एक बहुत ही उपयोग साधन है। क्या करते हैं, तो बहुत ही ये उपयोग साधन है। एक जगह से दूसरे जगह में ले जाने, मतलब जहाँ पर मुसीबत है वहाँ पर ही दवाई, खाना पीना, या वहाँ पर है तो वहाँ से उठा करके दूसरी जगह ले जाने के लिए ये सबसे अच्छा साधन है। ठीक है ना, और इससे उपयोग भी करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण हवाई पतन है, तो कहाँ है, तो दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एवं काहिरा। नेक्स्ट है संचार। क्या है नेक्स्ट, संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया है। संचार क्या है, कि दूसरों के पास सूचना पहुंचाने की एक प्रक्रिया है। और तकनीकी विकास के साथ मानव ने संचार के नए एवं तीव्र साधनों को विकसित कर लिया है। क्या कर लिया है, तो तीव्र साधनों को विकसित कर लिया है। और संचार तंत्र के विकास का वर्णन करता है। क्या करता है, विकास का वर्णन करता है। संचार के क्षेत्र में विकास से विश्व में सूचना क्रांति आई है। विश्व में सूचना क्रांति आई है किससे, तो संचार के माध्यम से आई है। ठीक है ना दोस्तों, फिर है कि सूचना प्रदान करने के लिए, शिक्षा एवं मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग करते हैं, साधनों का उपयोग होता है दोस्तों। समाचार पत्रों, रेडियो एवं टेलीविज़न के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं। किसके द्वारा, तो रेडियो एवं टेलीविज़न के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, तो रेडियो एवं टेलीविज़न के द्वारा। ठीक है ना, कर सकते हैं। इसीलिए इनकी जनसंपर्क माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं, तो जनसंपर्क माध्यम कहते हैं। ठीक है, सैटेलाइट से संचार में तीव्रता आई है। किससे, तो सैटेलाइट से संचार में तीव्रता आई है। तेल की खोज, वनों का संरक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसम पूर्वानुमान एवं आपदा पूर्व चेतावनी आदि में सैटेलाइट सहायक होते हैं। क्या होते हैं, सैटेलाइट सहायक होते हैं। अब हम इंटरनेट के माध्यम से, क्या, इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल भेज सकते हैं। किसके माध्यम से, तो इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल भेज सकते हैं। और आज सेल्यूलर फोन के द्वारा बेतार टेलीफोन संचार इत्यादि परस्पर समीपता
ही नहीं मिलती आपूर्ति। इनसे हमारा जीवन अधिक सुखमय भी बन गया है। अब हम घर बैठे ही रेल, हवाई जहाज एवं सिनेमा या होटल तक के लिए टिकट आरक्षित करवा सकते हैं, मतलब घर बैठे करवा सकते हैं। संपूर्ण विश्व में इस प्रकार लोगों के बीच, लोगों एवं सेवाओं तथा संस्थाओं के बीच तीव्र गति से आपसी संपर्क संभव होने के कारण आज हम एक बृहद विश्व समाज के रूप में विकसित हो रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आज इस छोटी सी वीडियो में कैसा लगा आप लोगों को? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को ऐसा वीडियो हमेशा मिलते रहेगा। और सीडीपी का भी टॉपिक वाइज वीडियो डला रहा है, जो नहीं देख रहे हैं वो जा करके देख लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।